नमस्कार दोस्तों, EY5 ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए इतिहास के क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले के 4 पार्ट हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। यदि आपने उन 4 पार्टों को अभी तक देखा नहीं है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं, या आप इस चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में आपके लिए ये सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये 5वां पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्टों को कर चुके हैं। इसमें हम जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है, वैदिक सभ्यता, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम आए हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है, उनको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। विद फैक्ट के साथ इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें हम एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो अभी वर्तमान में आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है एसएससी जीडी का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो रेलवे का एग्जाम है उसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और भी जितने भी स्टेट के एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें जीके जीएस का पोर्शन आता है उस समय। तो दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ये आपसे पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया था। जो एसएससी का जो मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में हुई थी, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। वैदिक आर्यों का भोजन था, ये आपको बताना है चारों में से। जौ और चावल, बी में दे रखा है दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जी और फल। इनमें से चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूध और इसके उत्पाद। जो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इससे संबंधित होने वाले जितने भी उत्पाद हैं वो सभी वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। इसमें जो यदि हम देखें तो ऋग्वेद में जो चावल और नमक का उल्लेख है वो नहीं मिलता है। ये इसके अंदर चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? इन चारों में बताना कौन सा। जौ, जिसे हम जब कहते हैं, जई, ओट, राई, गेहूँ। इन चारों में से आपको बताना कौन सा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप साथ साथ उन क्वेश्चनों का आंसर लगाते रहिए टेस्ट के रूप में। आप क्वेश्चन उनका मिलान कीजिए, आपको कितना सही आ रहा है कितना नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जौ। ये यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि इसमें जो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जो जौ का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मनुष्य को जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? जो वैदिक लोग हैं उनके द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, ये आपको बताना है। चांदी का किया गया था, बी में सोना, सी लोहा, डी तांबा। इन चारों में से किसका इसमें पहले प्रयोग किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? ये एसएससी का टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। इसका आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग पहले किया गया था। इसमें हम देखें तो ऋग्वेद में जो ऐस नामक धातु का उल्लेख, ऐस धातु है उसका उल्लेख है, लेकिन इसकी पहचान अभी तक नहीं है, संदिग्ध उसमें पहचान है इसकी। और इसमें हम देखें तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। इसमें बताया गया है ये लोग तांबे से तो परिचित, तांबे धातु का तो प्रयोग किया गया था, और ये लोहे से, इस लोहा से परिचित नहीं थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो वेद शब्द है, इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन में है ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता, डी शक्ति। इन चारों में से क्या होगा इसका आंसर? वेद शब्द का अर्थ क्या है? इसका तो आंसर सभी को पता होगा। वेद से क्या बना है? ज्ञान।
वेदों के माध्यम से ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन तीन किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? वो कौन से तीन वेद हैं जिनको हम संयुक्त रूप से वेद त्रयी में मानते हैं, जिनको कहा गया है? चारों से बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सी है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। डी ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों में से आपको बताना है। वेद त्रयी कहा गया है, वो कौन से तीन वेद हैं? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सुनिए। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ये चार विकल्प ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? किस में जमाना है? आरोही क्रमानुसार, आरोही क्रम में जमाना है। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? ए में दिया गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। बी में गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। सी में दे रखा है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। जो लास्ट ऑप्शन है डी, उसमें दे रखा है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। चारों में से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो आरोही क्रम में मनुष्य के जीवन की आयु का जो है, आर्य आर्य सभ्यता में जो मनुष्य के जीवन की आयु को आरोही क्रम में यदि हम देखें तो ब्रह्मचर्य सबसे पहले आएगा, उसके बाद गृहस्थ आएगा, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन आएगा, उसके बाद लास्ट में संन्यास आएगा। संन्यास का कौन सा? 75 वर्ष से 100 वर्ष तक इसके अंदर जो संन्यास के अंदर आ जाएगा। वानप्रस्थ की हम देखें तो वानप्रस्थ की आयु क्या है? वानप्रस्थ की आयु है जो 50 से 75 वर्ष के बीच की आयु वानप्रस्थ के अंदर आती है। और यदि गृहस्थ के अंदर की हम आयु देखें, गृहस्थ जीवन के अंदर 25 से 50 वर्ष के बीच की आयु गृहस्थ जीवन के अंदर आती है। और जो उससे बची कुछ आयु 0 से लेकर 25 तक जो आयु है वो ब्रह्मचर्य की आयु मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में विफल रहे क्योंकि? कारण बताएं, बताना है। जो आर्य है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में विफल क्यों रहे, एक कारण क्या है? ये ऑप्शन दिया हुआ है, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। बी है वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। सी है वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। डी क्या होगा? उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इनमें से चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, आपने लगा लिया होगा। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रत्नों का प्रयोग किया था। जो आर्य हैं, आर्य पूर्वों के साथ उन्होंने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रत्नों का प्रयोग किया गया था, इस कारण वो सफल रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, आपको बताना है। ए में है शिक्षा पर, बी है जन्म पर, सी है व्यवसाय पर, डी है प्रतिभा पर। चारों से बताना है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। जो एसएसटी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था उसमें भी, जो 10+2 का एग्जाम 2010 में होता है, 2 बार रिपीट हो चुका है। ये एग्जाम में जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उनमें आने के मोस्टली चांस हैं, तो आप इन वीडियो को पूरा बड़े ध्यान से देखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो नए इस चैनल से जुड़े हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका यदि हम आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था इस पर आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी। या यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसमें हम देखें तो ये एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। एक ही परिवार के लोग हैं वो अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। यदि आपसे पूछे इसका उल्लेख किस में मिलता है, जो व्यवसाय का इसका जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जो व्यवसाय पर आधारित थे, इसका उल्लेख किस में मिलता है, यदि आपसे पूछे तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 9वें मंडल में यह मिलता है। ये आपको याद रखना है। यदि आपसे एग्जाम इस प्रकार पूछे तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि चारों से बताना है। यह ऋग्वेद में गाय का अनेक संदर्भ है। बी है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। सी है पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायों होती थी, नहीं कि जमीन। डी है उपयुक्त सभी। इन चारों में से क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। ये चारों ऑप्शन करेक्ट थे। ऋग्वेद में गाय के अंदर संदर्भ थे, ये भी सही है। बी था अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ये भी सही है। सी है पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायों होती थी, नहीं कि जमीन, ये भी करेक्ट आंसर है। यदि हम इसमें देखें तो गाय का इसमें ऋग्वेद में गाय का 176 बार, कितनी बार? 176 बार उल्लेख मिलता है। सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया है। और यदि हम देखें इसे ऋग्वेद में इसमें अधिकांश युद्ध हैं जो गाय को लेकर ही हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जो आर्य हैं इनको एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, उसका नाम बताना है। ए है सर विलियम जोन्स। बी है एच.एस. विलियमसन। सी है मैक्स मुलर। डी है जनरल कनिंघम। इन चारों में से कौन था जो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारे मैक्स मुलर भाई साहब हैं, इन्होंने ये कहा था कि इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। मैक्स मुलर ने ही आर्यों को एक जाति कहने वाला जाति कही थी जो यूरोप रहने वाले थे। यदि हम मैक्स मुलर के अनुसार हम देखें तो उन्होंने क्या कहा था? उनके अनुसार जो पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब और पश्चिम में है जो मेसोपोटामिया है की ओर है। मेसो पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर की गई थी, ये मैक्स मुलर ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? जो आर्यन जनजाति है उनकी प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है, उस जगह का नाम बताना है। ए है उत्तर प्रदेश। बी है बंगाल। सी सब सिंधु। और लास्ट है डी दिल्ली। इन चारों में से कहाँ है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर कहाँ हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी, सप्त सिंधु। कहाँ पर है? सप्त सिंधु में आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में है। यदि आपसे इसमें देखें तो सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित है, ये तो सही होगा इस करंट से। यदि इसमें देखें तो सिंधु नदी, यदि इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत है। जिस आर्यन जाति की विस्तार की बात करें तो यह सिंधु नदी से लेकर जो गंगा नदी है उस तक इसका विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया जिसे हम कहते हैं के चुनाव में शामिल होती थी? क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? उस जाति का नाम बताना है। उस जनजातीय सभा का नाम बताना है। समिति। बी है संभा। बी सभा। सी गण। डी विधाता। इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समिति। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यदि हम इसको देखें तो ऋग्वेद में समिति का यदि उल्लेख के देखें तो कितनी बार इसका इस नाम का प्रयोग किया गया? इस नाम का 9 बार प्रयोग किया गया है समिति का ऋग्वेद में। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से इसमें किया गया है। जो राज्याभिषेक समारोह हुआ करते थे उनका विवरण इसमें किया गया है। ये है केनोपनिषद, बी है विष्णु पुराण, सी है ऐत्रेय ब्राह्मण, डी है अथर्ववेद। इन चारों में से किसमें किया गया है राज्याभिषेक समारोह का विवरण? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऐत्रेय ब्राह्मण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण द्वारा किया जाता था। यदि इसमें देखें जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंधित हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के एक संबंध के बारे में पूछ ले तो ये ऋग्वेद के कौन सी साकल शाखा से संबंध है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? जो वैदिक काल में जो राजा अपनी जनता से जो कर वसूली करते थे उसको क्या कहा जाता है? ये है बलि, बी विदत, सी वर्मन, डी कर। इन चारों से आपको बताना किसका आंसर क्या होगा। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में थी, में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हम क्या कहते थे? बलि। जो कर को वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहा जाता, बलि कहा जाता था। यदि बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी के यदि आपसे नाम पूछ ले इसमें, बलि को बलि जो कर है इसको संग्रहित करने वाले अधिकारी का यदि आपसे नाम पूछे उसको हम क्या कहते थे? भाग दुध। उसे क्या कहते थे? भागदुद कहा जाता है। और जबकि जो संग्रहिता जिसे हम कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ये कहाँ से लिया गया था? इसको आंसर आपको बताना है। यजुर्वेद से, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। इन चारों में से कहाँ से लिया गया था गायत्री मंत्र? इसका आंसर क्या होगा? किसी का गलत नहीं होना चाहिए इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। किससे लिया गया था? ऋग्वेद से लिया गया था। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से लिया गया था। यदि आपसे पूछ ले जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया था, यदि मंडल के बारे में पूछे तो कौन सा था? तृतीय मंडल से लिया गया था, यानी कि तीसरे मंडल से इसको लिया गया था। यदि आपसे पूछे जो ये गायत्री मंत्र है यह किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, यदि आपसे ये पूछे तो यह सूर्य देव को समर्पित है। इसको सूर्य देव को गायत्री मंत्र समर्पित है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। जो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण जो बना हुआ है सत्यमेव जयते किससे लिया गया ये आपको बताना है। ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से, मुंडोपनिषद से। चारों से आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो सभी को पता होगा, सभी ने करेक्ट आंसर लगाया होगा। मुंडक मुंडकोपनिषद से लिया गया। जो सत्यमेव जयते है किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यदि हम सत्यमेव जयते के अर्थ की बात करें, ये सत्यमेव जयते है इसकी अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होगा? ये सत्यमेव जयते का अर्थ है ये सत्य की ही विजय होती है। इसका अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य
को चुनौती दी थी। क्वेश्चन को दोबारा सुनिए। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा ने, अपाला ने, मैत्रेयी ने, गार्गी ने। इन चारों में से आपको बताना है किसने दी थी चुनौती। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसने गार्गी ने उसको चुनौती दी थी। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? प्राचीन समय में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? देव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह। इन चारों में से आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सबसे पहले आप समझिए, इसमें जो हिंदू धर्म विवाह में, जो हिंदू धर्म इस विवाह के अंदर इसको 16 संस्कारों में एक संस्कार माना गया है। इसमें 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। इसको आप समझिए। भारत में विवाह के कितने प्रकार, यदि आपसे पूछे, सबसे पहले यदि आपसे पूछे भारत में विवाह के कितने प्रकार हैं, तो विवाह के प्रकार हैं 8। ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन कौन से हैं उनका नाम पूछे। फर्स्ट पर है ब्रह्म विवाह, दूसरे नंबर पर है देव विवाह, थर्ड नंबर पर है आर्ष विवाह, फोर्थ नंबर पर है प्रजापत्य विवाह, 5 नंबर पर यदि हम देखें तो गंधर्व विवाह, 6 नंबर पर देखें तो असुर विवाह, 7th नंबर पर यदि हम देखें राक्षस विवाह, 8वें नंबर पर हम देखें तो पैशाच विवाह। ये 8 विवाह हैं। तो इनमें से जिन विवाहों को हम इनमें से यदि हम देखें विधि विधि के द्वारा माने गए विवाहों से वो कौन कौन से हैं। इनमें है, एक तो है ब्रह्म विवाह, ठीक, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह। यदि हम आर्ष विवाह को ही विधि के समान माना गया, और बाकी जो बचे हुए 5 विवाह हैं उनको विधि के विधि के समान सम्मत नहीं माना गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यदि हम इसका आंसर देखें तो सी, गंधर्व विवाह को नहीं माना गया था, विधि के सम्मत नहीं माना गया। जो ये प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि के सम्मत नहीं माना गया था? गंधर्व विवाह को नहीं माना गया था। ऑप्शन से 4 ऑप्शन आते हैं। 5 कौन कौन से, सॉरी, वो विवाह कौन कौन से हैं जो सम्मत द्वारा माना गया है? एक तो है ब्रह्म विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह। इन तीनों विवाहों को नाम को आपको याद रखना है, बाकी के नाम इसके अंदर नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।